हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एक बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है अधातुओं का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपके प्रीवियस क्लासेस में क्या देखा है, धातु अधातु देख लिया है। ठीक है, तो अब आप लोग देख रहे हैं कि हम क्या देखने जा रहे हैं, सॉरी, धातु एवं धातु कर्म हम लोगों ने देखा। तो आप देखते होंगे जब हमारी आवर्त सारणी को, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें क्या है, धातु की संख्या बहुत ज़्यादा है ना। और वहीं अधातुओं की संख्या एज कंपेयर टू धातु, है ना, उनकी संख्याएं जो है बहुत कम हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अब अगर धातुओं की संख्या कम है, ठीक है, तो धातुओं की संख्या ज़्यादा, सॉरी, धातुओं की संख्या ज़्यादा है, धातुओं की संख्या कम है, तो फिर हमें अधातु जानने का क्या मतलब है ना। तो इस क्लास में तो हमें पूरी तरह से अधातुओं से ही डील करना है, नॉन मेटल से डील करना है। तो अधातु क्या है? जो आप जल पीते हैं ना, जो पानी पीते हैं आप, वो किससे बनकर बना हुआ है, उसका जैसा आपको फॉर्मूला पता है H2O। तो उसमें दो कंपाउंड आपको मिल रहे हैं, एक तो है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं, वो दोनों ही क्या है, वो दोनों ही अधातु हैं, दोनों ही नॉन मेटल है। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो अधातु हैं उसमें जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको हम अपनी क्लास में डील करने वाले हैं। क्लियर? उससे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं कि अधातुओं के भौतिक गुण हैं। अगर आपको धातुओं के भौतिक गुण पता है, ठीक है, तो आप अधातुओं के भौतिक गुण को भी भली भांति से परिचित हो जाएंगे, क्योंकि जो जितनी भी धातुएं हैं वो सामान्य ताप व दाब पर क्या होती हैं, ठोस होती हैं। ठीक है, लेकिन वही अगर आप डेफिनेशन बोले, अगर आपको धातु की जितनी प्रॉपर्टीज पता है ना, जस्ट उसका अपोजिट करते जाइए, आपको अधातु की भी प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगी। क्लियर? फिर हम बात करते हैं कि ये जो अधातुओं के भौतिक गुण हैं, ठीक है, अधातुओं के भौतिक गुण हमें देखना है। तो अधातुओं के भौतिक गुण हम देख रहे हैं। तो अधातुओं के भौतिक गुण के लिए धातुओं का जैसा भौतिक गुण आपको पहला पता है कि जितनी भी धातुएं हैं सामान्य ताप व दाब पर क्या होती हैं, ठोस होती हैं। तो जो अधातु है वो सामान्य ताप व दाब पर गैस होती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जितनी भी अधातु है वो सामान्य ताप दाब पर गैस हो। आप देख सकते हैं जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन एक अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी भौतिक गुणों की। ठीक है, अधातुओं के भौतिक गुण की। दूसरी बात हम करें, ठीक है, तो जो अधातु होते हैं, ठीक है, जो नॉन मेटल होते हैं, वो ना ही आघातवर्धनीय होते हैं, मतलब आप इसको पीट के शीट में नहीं बदल सकते। ठीक है, और ना ही क्या है, ये आघातवर्धनीय नहीं है, और ना ही इनमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, ना आप इनको खींच के इनका तार बना सकते हैं। आप गैस को कुछ बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो इनको पीटने पर ध्वनि भी नहीं आती। ठीक है, तो इस तरह से हम अधातुओं के भौतिक गुण देख रहे हैं। बस अगर आपको धातुओं के भौतिक गुण पता है तो उससे आप उसका डिफरेंस लेके, उसका अंतर लेके आप अधातुओं के भौतिक गुण को भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि सामान्य ताप व दाब पर अधिकांश धातुएं जो हैं वो गैस में है, तो क्या होगा, वो अधातु हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हम बात करते हैं कि जितनी भी अधातुएं हैं वो ना ही उनमें तन्यता है, ना ही आघातवर्धनीयता है, और ना ही ध्वनि है। तो इस आधार पे हम उनको क्या कह सकते हैं, अधातुओं के, ये है क्या है, अधातुओं के भौतिक गुण। ठीक है, अब एक अपरूपता। ठीक है, तो किसी तत्व की एक ही अवस्था में, ठीक है, एक से अधिक रूप अगर पाया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का, कार्बन का एक ही अवस्था में एक से अधिक रूप अगर पाया जाता है, जैसे कि हम बात करें, अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी और है, जितनी भी अधातु होंगी वे विद्युत तथा ऊष्मा
की कुचालक होती हैं। ठीक है, जो धातु है वो सुचालक होती है, तो जो अधातुएं हैं वो क्या है, वो कुचालक होती हैं। उनमें से विद्युत या फिर आपका जो हीट है, जो उष्मा है, उसका चालन संभव नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम अपरूपता एलोट्रॉफी की बात कर रहे थे। तो कोई भी ऐसा तत्व, ठीक है, जिसके एक ही तत्व की किसी अवस्था में एक से अधिक रूप पाए जाते हैं, जैसे कार्बन के 2 रूप हैं, हीरा और दूसरा अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट। ठीक है, तो एक ही अवस्था में 2 रूप पाए जाते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। तो कार्बन के 2 अपरूप है, एक है हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट। और हम बात करें तो ये थोड़ा क्या है, अधातुओं की प्रॉपर्टी को थोड़ा मिसमैच कर जाते हैं, क्योंकि जो हीरा है वो ऊष्मा का सुचालक है। ठीक है, और बिल्कुल ये प्रकृति में ठोस अवस्था में पाया जाता है, बहुत कठोरतम पदार्थ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हीरा है वो धातु है। ठीक है, वो क्या है, बस एक कार्बन का अपरूप है। क्लियर। वहीं ग्रेफाइट की बात करें तो जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, लेकिन आपको तो पता है कि जो अधातु होते हैं वो विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, बस यही प्रॉपर्टी इनकी मिसमैच कर जाती है। लेकिन ये क्या है, ये कार्बन के अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। क्लियर, ये क्लियर हुआ आप लोगों की अपरूपता क्या होती है। ठीक है, किसी तत्व के एक ही अवस्था में अगर एक से अधिक रूप पाए जा रहे हैं, कार्बन है उसकी 2 रूप है, एक हीरा एक रूप है और दूसरा रूप क्या है, ग्रेफाइट है, तो ये क्या है, ये उसकी कार्बन की अपरूपता को दर्शाता है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि जो अधातु हैं, ठीक है, जो अधातु हैं वो आपकी पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में किस तरह से व्यवस्थित हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं, यहाँ से मैंने ग्रुप, आपको पता है जब मैंने आवर्त सारणी वाला चैप्टर आप लोग को पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि आवर्त सारणी में जो वर्ग के रूप में उपस्थित हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समूह। और ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं को तो हम वर्ग या समूह कहते हैं, और जो क्षैतिज रेखाएं हमें दिख रही हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं आवर्त। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे 15 समूह 15 से ही ड्रॉ किया है, सॉरी ये क्या है, समूह 13, ये 14, 15, 16, 17 और ये जो ग्रुप है ये है 18 ग्रुप। क्लियर। तो नॉर्मली जो अधातु है वो इसी समूह में मिलते हैं, इसलिए मैंने इसी समूह को यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, बाकी इधर जो आपने पढ़ा है, और इसको मैं ये बता दूं, ये जो अधातु है ये पी ब्लॉक में आते हैं। पी ब्लॉक क्या है, कैसे हैं, ये आप लोग अपने आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि जो अधातुओं की स्थिति क्या है, कैसी है। ठीक है, तो समूह 13 में आप देख पा रहे हैं जो बोरॉन है ना, बोरॉन वाला ग्रुप है, ये कार्बन वाला ग्रुप है, ये नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, ऑक्सीजन का ग्रुप है, ये फ्लोरीन का ग्रुप है, और ये अक्रिय गैसों का समूह है, जो समूह 18 आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, जब हम आवर्त सारणी में धात्विक गुणों की बात करते हैं, ठीक है, तो धात्विक गुणों की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है आवर्त सारणी में दाएं से बाएं ओर जाने पर, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, सॉरी, बाएं से दाएं ओर जाने पर आप क्या है, लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो धात्विक गुणों में कमी होती है। इसीलिए यही एक रीजन है कि इधर के जितने समूह हैं वो धात्विक, मतलब कि जो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सब क्या होंगे, उनमें क्या है, जो धातु की प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा है, और इधर जाने पर क्या है, धात्विक गुणों में कमी होते जाती है, और ये कैसे हैं, ये अधातु होते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें कि समूह में, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ अगर मैं समूह 15 की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो जैसे जैसे आप समूह 15 में ऊपर से नीचे आएंगे तो आप क्या देखेंगे, आप देखते हैं कि
जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है वो तो अधातु है, वहीं आर्सेनिक और एंटीमनी कुछ अलग गुण प्रदर्शित करते हैं, और वहीं जो बिस्मथ है वो धातु की प्रॉपर्टी को दिखाता है। इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि धात्विक गुण ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो धात्विक गुण है उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। क्लियर? इस तरह से ठीक है। तो फिर हम बोल रहे थे कि जैसे जैसे हम जो आवर्त हैं उसमें लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो क्या होता है, धात्विक गुणों में कमी होती है ना, और ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। क्लियर? तो अब अगर हम देखें तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं आवर्त सारणी में जो धातु और अधातु दोनों के ही गुणों को दर्शाते हैं। ठीक है, इसको आवर्त सारणी में एक जिगजैग लाइन या फिर एक विकर्ण रेखा या फिर टेढ़ी मेढ़ी लाइन के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए देखिए, ये बोरॉन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। तो ये आपको एक जिगजैग लाइन दिख रहा है यहाँ पे। ये क्या है? ये बोरॉन है, ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनियम, और ये क्या है? टेलुरियम, और ये है पोलोनियम। तो ये धातुएं ऐसी हैं, ठीक है, ये धातुएं ऐसी हैं जो धातु और अधातु दोनों का ही गुण दर्शाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं उपधातु या अर्धधातु। ठीक है, तो इस तरह से ये जो लाइन है ये आपको क्या दिखा रहा है? ये अर्धधातुओं का लाइन है। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जो ये जो लाइन है इसके पहले के जितने भी तत्व है ना, ये क्या है? ये सब धातु है ना, बिस्मथ भी धातु है, ये सब क्या है? टीन धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, गैलियम, है ना। और वही इस टेढ़ी मेढ़ी लाइन के इस पार के जितने भी धातु हैं, ठीक है, जितने भी तत्व हैं वो सब क्या है? वो नॉर्मली हमें अधातु की श्रेणी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम कैसे धातु और अधातु दोनों का गुण दर्शाता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो जैसे सिलिकॉन, अच्छा चलिए हम इसका लिख देते हैं कि कौन कौन से उपधातु हैं। तो कौन कौन से हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, उसके बाद क्या है? टेलुरियम, और ये है आपका पोलोनियम। ठीक है, तो ये सब क्या है? उपधातु या अर्धधातु की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि जो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, ठीक है, ये कैसे अधातु या उपधातु की श्रेणी दिखाते हैं? तो ये क्या है? नॉर्मली विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन अगर हम इसमें कुछ मात्रा में अशुद्धि मिला दें, अशुद्धि क्या मिलाएंगे? अशुद्धि क्या होती है? अशुद्धि मतलब कि ये जो तत्व है सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसमें या तो मैं बोरॉन मिला दूं या तो मैं नाइट्रोजन या फास्फोरस मिला दूं, तो ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा ना। तो इन पे अगर हम अशुद्धि मिला दें तो ये क्या हो जाती है? विद्युत की सुचालक बन जाती हैं। इसलिए हमने कहा था कि जो उपधातु या अर्धधातुएं होती हैं, ठीक है, जो ये सेमी मेटल्स होते हैं ना, वो क्या है? वो दोनों के ही गुण को दर्शाते हैं, दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अब हम चलिए एक एक ग्रुप को देखते हैं। तो आपका 13 नंबर पे ग्रुप है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। क्लियर? उसके बाद हम बात करें जो समूह 14 है आपका, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। क्लियर? समूह जो 15 है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16 जो ग्रुप है ना, तो उसमें क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। ठीक है, तो टेलुरियम और पोलोनियम। तो अगर हम सिर्फ अधातु देखें, ठीक है, तो अधातु देखें तो अधातु हम कहाँ कहाँ पर देख पा रहे हैं? चलिए इसको मैं ग्रीन लाइन से लिख रही हूं। ठीक है, अधातु हम देख रहे हैं, अधातु। क्लियर? तो जो समूह ग्रुप 14 है उसमें जो कार्बन है वो आप देख पा रहे हैं अधातु के रूप में। वही मैं बात करूं समूह जो 15 है, ये 14 ग्रुप है ना, ठीक है।
समूह 15 में नाइट्रोजन और फास्फोरस जो हैं वो क्या है, वो आपको दिख रहे हैं अधातु के रूप में। समूह 16 जो आप देख रहे हैं तो ऑक्सीजन, सल्फर और ये सेलेनियम, ठीक है। जो समूह 17 वाला ग्रुप है ना वो क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं। हैलोजन समूह मतलब समझ जाइएगा आप लोग, समूह 17 को कहते हैं हैलोजन, ठीक है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इनको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इसीलिए ना ये मुक्त अवस्था में नहीं मिलेंगे आपको प्रकृति में, ये किसी ना किसी से जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं ताकि इनका अष्टक पूर्ण हो जाए। वहीं अगर ग्रुप 18 की बात करें, समूह 18 की बात करें तो क्या क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन, ये सब क्या है, ये सब है अक्रिय गैस। ये भी अधातु की श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा। अक्रिय गैस है ये। क्यों अक्रिय बोल रहे हैं इनको हम लोग, क्यों अक्रिय बोल रहे हैं, क्योंकि जो समूह 18 में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, जितने भी तत्व मौजूद हैं, उनकी जो अष्टक हैं वो पूरी तरह से भरे हुए हैं, उनको किसी से रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो क्या है, नॉन रिएक्टिव या फिर अक्रिय गैस कहलाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने धातु अधातु देखा कि कौन कौन सा है। तो समूह 14 का जो कार्बन है वो एक अधातु है, नाइट्रोजन और फास्फोरस समूह 15 में, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम ये भी समूह 15 में आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं, और हैलोजन जो ग्रुप है आपका, हैलो ग्रुप है जो समूह 17 का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये भी समूह 17 अधातु का एक ग्रुप है, ठीक है, क्लियर। और ये जो समूह 18 है वो तो आपको पता है कि उसके अष्टक पूर्ण है, इसलिए क्या है, ये अक्रिय गैस की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है, वो किसी और एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करते हैं, क्लियर। इस तरह से आपने, आई होप आपको ये पूरी जो अधातु वाली सीरीज है वो क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं समूह 14 से लेके पूरे 18 तक, ठीक है। और इन्हें हम दुर्लभ गैस या रेयर गैस भी कहते हैं, क्लियर। ये जो अक्रिय गैस है ना इसे हम दुर्लभ गैस या फिर रेयर गैस भी कहते हैं, ठीक है। ये तो हुई बात अधातुओं की। चलिए अब बात करते हैं कि अधातुओं का खोज कैसे कैसे हुआ, उसके इतिहास की कुछ जानकारी लेते हैं, चलिए, ठीक है। प्राचीन काल की बात करें तो पहले कोई भी अधातु जो है ना प्रेजेंट ही नहीं था, क्योंकि लोग क्या सोचते थे कि जो ठोस अवस्था में प्राप्त जो चीजें हैं बस वही धातुएं हैं, ठीक है, उसके अलावा बाकी चीजों की हमें जानकारी ही नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो प्राचीन काल में जो कार्बन और सल्फर है सिर्फ उसी के बारे में पता था। तो हीरा और जो ग्रेफाइट है उसको हम, अब आपको पता है कि जो एंशियंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हीरा तो राजा महाराजा लोग ऑब्वियसली अपने पास रखा ही करते थे। तो जो हीरा और ग्रेफाइट है उसको दो अलग अलग पदार्थ के रूप में समझा जाता था, लेकिन बाद में ये सामने आया कि जो हीरा और ग्रेफाइट है वो अलग अलग पदार्थ नहीं बल्कि कार्बन के ही अपरूप हैं, क्लियर। अब हम देखते हैं सल्फर को, ठीक है। तो सल्फर क्या है, सल्फर भी आपको प्राचीन काल से ही जाना जाता है, गंधक के रूप में जाना जाता था। उसके बाद आया फास्फोरस सन 1689 में हैम्ब्लू ग्राम के ये जो वैज्ञानिक है हैनिंग ब्रांड, ठीक है, इन्होंने फास्फोरस जो अधातु है उसकी खोज की। उसके बाद नॉर्मली क्या होता था कि जो हेल्स है, ठीक है, वो जो हेल्स थे नॉर्मली हमें ये जो अधातु है वो क्या है, गैस के रूप में मिलते हैं। तो हमें गैस को एकत्रित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कोई मेथड ही नहीं पता था। यही एक रीजन था कि हम अधातुओं की खोज करने में असहाय थे, हमें कोई कुछ हेल्प नहीं मिल रहा था। तो जो हेल्स है उन्होंने गैस यांत्रिकी ट्रफ की खोज की, ठीक है। ये जो गैस यांत्रिकी ट्रफ है ये हेल्प करता था कि गैसों को प्राप्त करने, एकत्रित करने में। इसके बाद से, ठीक है, इसके बाद से क्या हुआ, जो गैस हैं उनके बारे में हमने खोज करना स्टार्ट किया। और यही एक आप देख पा रहे हैं कि सन 1771 में फ्लोरीन, है ना,
1771 में फ्लोरीन जो गैस है वो क्या हुआ, वो खोजा गया। उसके बाद 1774 में क्लोरीन गैस को खोजा गया। ठीक है, ठीक है। इस तरह से जो अधातु जो गैसें हैं वो कंटिन्यूअसली इवोल्यूएट हो रही थी, खोजी जा रही थी। ठीक है, इसके बाद जो रैम्स और रेले हैं, जो रैम्स और रेले दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या देखा, जो नाइट्रोजन है, ठीक है, उसका जो एक्चुअल घनत्व होता है, नाइट्रोजन का एक्चुअल घनत्व बहुत ज़्यादा होता है जो कंपेयर टू जो हमारे वायु में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का अमाउंट है उससे। ठीक है, तो फिर इसी बात पर जो रैमसे रेले हैं उन्होंने क्या कहा कि नाइट्रोजन बस नहीं है इस एटमॉस्फेयर, इस वायु में, ठीक है, इसके अलावा भी कुछ अन्य गैसें हैं, क्योंकि अगर सिर्फ नाइट्रोजन होता तो इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि वायु में इसका घनत्व बहुत कम मात्रा में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ही बताया कि नाइट्रोजन में वायु में नाइट्रोजन के अलावा भी कुछ अन्य गैसें शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो रैमसे हैं उन्होंने ही अक्रिय गैस, या फिर हम जो कहते हैं ना हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये सारी गैसों की खोज रैमसे ने की। तो ये है आपके अधातुओं की खोज का इतिहास। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके बुक में है। उपधातु किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। तो उपधातु आप क्या कहेंगे, ऐसे धातु जो धातुओं के भी ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व जो धातुओं के भी और अधातुओं के भी दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, उपधातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल तो आपको पता है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, टैलेरियम और पोलोनियम, ये सब क्या हैं, आपके उपधातु के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय तत्वों की खोज ठोस तत्वों की अपेक्षा देर से होने के कारण क्या है। वही जैसा कि आपको पता है कि गैसों को प्राप्त करने और एकत्रित करने की विधि हमें पता नहीं थी, जिसकी वजह से जो गैस है वो एज कम्पेयर टू जो ठोस धातु है उसके बाद हमने 18वीं सदी के आसपास ही हमने उसे खोजना स्टार्ट किया था। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समूह 18 के तत्व सामान्यतः रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते, क्यों? आपको तो पता है कि समूह 18 का नाम ही है अक्रिय गैस या दुर्लभ गैस या रेयर गैस। ठीक है, अक्रिय गैस इसके नाम से ही क्लियर है कि ये रिएक्ट नहीं करते। और अगर हम बात करें कि क्यों नहीं रिएक्ट करते, तो ये समूह 18 में उपस्थित हैं, इनके जो अष्टक हैं वो पूरी तरह से पूर्ण हैं, इनको किसी इलेक्ट्रॉन की ना लेने की ज़रूरत है ना देने की ज़रूरत है, इसीलिए किसी से रिएक्ट ही नहीं करते और अक्रिय गैस कहलाते हैं। क्लियर, तो आज की क्लास में हमने देखा कि अधातुओं के भौतिक गुण क्या है। क्लियर है आप लोगों को कि ये सामान्य ताप दाब पर क्या है, गैसीय अवस्था में होते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी है, ऐसा नहीं कि जितनी भी अधातु है सब गैसीय अवस्था में हो। ठीक है, आपको तो पता है ना, कार्बन जो है वो ठोस, जो कोयला हमें मिलता है, जो कार्बन है वो आपको ठोस अवस्था में मिलता है। इसका एग्जाम्पल ये दो अपरूप आप देख सकते हैं। ये आघातवर्धी नहीं होते, ना इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, ना ही इनमें ध्वनि आती है। ठीक है, विद्युत तथा ऊष्मा के ये क्या होते हैं, कुचालक रहेंगे। हमने बात की फिर अपरूपता की कि किसी एक ही अवस्था में अगर दो रूप आपको देखने को मिल रहे हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है, तो ये क्या है, अपरूपता है। फिर हमने क्या देखा, फिर हम देख रहे थे कि जो अधातु हैं वो सीरीज में किस तरह से मौजूद हैं, आवर्त सारणी में धात्विक गुण पे क्या परिवर्तन होता है। फिर हमने पूरे उपधातु और अर्धधातु को देखा, अधातु कहाँ कहाँ पे उपस्थित है वो देखा, और फिर हमने देखा अधातुओं का इतिहास। आई होप ये क्लास आप लोगों को क्लियर हुई। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।